तो इंतजार हुआ खत्म और ऑरा एकेडमी में मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सैंपल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है पेपर लीक की तरह मान लो, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से आप इस पूरे सैंपल पेपर को विद पेशेंस देखना है। और पूरा सैंपल पेपर मैंने हिंदी में रखा है और इंग्लिश में रखने के लिए मतलब आप चाहते हो कि ये इंग्लिश में भी मिले आपको, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा, ये आप स्कैन भी कर सकते हो या फिर ब्रांच ऑफ ऑरा सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर तो आपको इजिली मिल जाएगा। अभी हम शुरुआत करेंगे भाई कि एमसीक्यूज 21 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उन 21 एमसीक्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, उन चीजों को भी आप ध्यान से देखोगे। आंसर है इसका तुर्की की खिलाफत की बहाली। ये क्या था भाई, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने एक पोजीशन होता है खलीफा, उस खलीफा पोजीशन को खत्म कर दिया था। इसीलिए जो भी दुनिया में अलग अलग जगह पर इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स थे उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारे खलीफा को दोबारा से बहाल किया जाए, इस पोजीशन को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर खलीफा खत्म हो गया तो इस्लाम धर्म के उत्पत्ति जहां से हुई है, इनका जो स्टेटस है वो डाउन हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी है। अब देखो डोमिनेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस की बात कौन करता है, हमारे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था, जो क्रिप्स मिशन 1942 में, इसने बोला था कि हम भारत को क्या देने वाले हैं, हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने वाले हैं। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है कि राजा जो होगा, किंग जो होगी, वो वहां की ब्रिटेन क्वीन जो होगी वो भारत की राजा होगी, ऐसे रानी की तरह मानी जाएगी। और इसको गांधी ने बोला था कि दिस इज एन आउटडेटेड चेक। गांधी ने बोला था आउटडेटेड चेक, मतलब ये हमारी मांग अब बची ही नहीं है, ये पुरानी मांग हो चुकी है, इस मांग पर हम अब चाहिए ही नहीं हमें ये, ठीक है। इस्लाम की रूढ़िवादी संस्कृति का पुनरुद्धार, ये ऐसा कुछ नहीं था। अब है 1857 का विद्रोह में क्या प्रसार था, किसकी वजह से वो 1857 का क्रांति नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, कारतूस का मुद्दा, तो भाई कारतूस का मुद्दा तो था, कारतूस जो था उसमें सुअर और गाय की चमड़ी मिलाई जा रही थी, सुअर और गाय की चमड़ी, जिसकी वजह से क्या किया था, लोगों ने आंदोलन किया था। अब भारतीयों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण, ये भी हो रहा था, तो ये भी योगदान दिया इसने भी। आटे में हड्डी की धूल मिलाना, ये भी आंदोलन में हिस्सेदार था। लेकिन हिंदू महिलाओं का अपमान, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि 1857 के विद्रोह का कारण इनमें से कोई था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। तो देखो ध्यान से, यज्ञश्री सतकर्णी, श्रीनुका सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र भी लिखते हो या पुत्र भी लिखते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो थे ये सातवाहन राजा के थे, राजवंश के बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे। और इन्होंने अपनी माता का टाइटल जो होता है, माता का गोत्र अपनाया था, इसलिए इन्होंने बोला था कि भाई माताएं भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। एक क्वेश्चन आता है, क्या पुराने टाइम में माताएं महत्वपूर्ण थी? हाँ जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवाहन राजा जो थे वो अपने नाम के पीछे अपनी माता का टाइटल यूज किया करते थे। वहीं पर अगर हम दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन ने क्या किया था, अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से उसने अपने कुरुवंश का खत्म होते हुए, पूरा साम्राज्य जो था कुरुवंश का वो खत्म हो जाता है एक टाइम में चलकर। तो माताएं महत्वपूर्ण थी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि वहां पर सातवाहन राजा थे जो अपनी माताओं का टाइटल यूज किया करते थे। वहीं पर दुर्योधन ने अपनी माता का अपमान किया था, अपनी माता की बातें नहीं मानी थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना है भी कि क्या है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानो और इसमें क्या हो रहा है। एक सातवाहन शासक की टेराकोटा आकृति है, अशोक ने कलिंग युद्ध किया है, ये दिखा रहा है, या फिर महाभारत। तो ये महाभारत का एक दृश्य दिखा रहा है,
क्या दिखा रहा है भाई? महाभारत का एक दृश्य दिखा रहा है कि महाभारत कैसे हुआ था, उस दृश्य को दर्शाते हुए ये तो है। अब देखो एक क्वेश्चन है, अशोक ने यह चिन्हित करने के लिए एक स्तंभ बनवाया कि वह स्थान पर गया था। तो कहां पर गया था? तो सारनाथ में उसने एक चीज बनवाई है। सारनाथ कहाँ है भाई? सारनाथ यूपी में लुम्बिनी, लुम्बिनी में भी बनवाया था उसने। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सारनाथ में क्या है भाई? अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। और इसने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया जहां पर ये गया था और उसने अपना दर्शाने के लिए कि भाई मैं यहाँ आया था। और लुम्बिनी फेमस क्यों है? लुम्बिनी भाई उनके लिए फेमस है, गौतम बुद्ध के लिए। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने वहां पर क्या किया था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन और ऑप्शंस भी ध्यान से देखो आप लोग। हड़प्पा संस्कृति के बारे में लिखित कथनों में विचार कीजिए। सबसे अनूठी विशेषता शहरी केंद्र का विकास था, ये सही है। तो देखो इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है। और अब क्या सेकंड सही है? बस्तियों को दो वर्गों में, हाँ बिल्कुल दो वर्गों में, यानी गढ़, गढ़ को क्या बोलते हैं? दुर्ग भी बोलते हैं। दुर्ग था और एक निचला शहर था, दो वर्गों में विभाजित किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम साधारण नहीं भाई, साधारण नहीं थी, उच्च थी, बहुत ही अच्छे, अनियोजित नहीं नियोजित थी, नियोजित प्रणाली से बनाई गई थी। ठीक है, अगला है ग्रिड पैटर्न के साथ सड़कें बिछाई गई थी, नहीं वाला नहीं आएगा। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, बाकी दोनों गलत है। ये देखो अभिकथन और वो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अभिकथन देखो क्या कहता है। ए है, अशोक ने पत्थर की सतहों पर अपने विषय और अधिकारियों को अपने संदेश अंकित किए, बिल्कुल सही है ए। कारण वह यह घोषणा करना चाहता था कि सभी को किसी धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ए जो है वो आर जो है वो असत्य है, वो अपने मतलब सभी को एक धर्म पालन करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, इसलिए ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो ये आंसर हो गया। अब दी गई जानकारी, अब देखो दोनों तट के पास है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों किसी न किसी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अगला है वे शंख की वस्तुएं बनाते हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट आप लोगों ने पढ़ा है ये, कि नागेश्वर और बालाकोट जो फेमस थे वो इसीलिए फेमस थे क्योंकि यहाँ पर शंख बनाए जाते थे और ये दोनों समुद्र के किनारे बसे हुए थे। कहां बसे हुए थे? समुद्र के किनारे, नागेश्वर और बालाकोट। किताबुल हिंद किसने लिखा है भाई? ये आप सभी को पता होगा, किताबुल हिंद अल-ब्रूनी ने लिखा है। अल-ब्रूनी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है किताबुल हिंद। और अल-ब्रूनी क्यों फेमस था भाई? ये याद रखना। अल-ब्रूनी कहाँ से आया था, अल-ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल-ब्रूनी का जन्म हुआ था, बताओ, नहीं, उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था इसका जन्म? उज्बेकिस्तान में। वहां से इसको कहाँ लाया गया था? यहाँ से लाया गया था इसको गजनी, महमूद गजनी इसको गजनी लेके आता है। ठीक है भाई। फ्रांसिस बर्नियर भी आप जानते हो, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का था। और भारत किसके दरबार में आया था? दारा सिकोह के दरबार में। दारा सिकोह का एक चिकित्सक बनकर आया था, सिकोह का चिकित्सक था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक जो था उसने विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था, ये याद रखना, विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसने बताया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, तेंजीर, मोरक्को, मोरक्को में ये जन्म हुआ था। इसके फैमिली जो थी उलेमा फैमिली थी। उलेमा क्या होता है? उलेमा होते हैं जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं। इस्लाम धर्म के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? उलेमा। तो ये भी पढ़े लिखे परिवार से था। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चयन कीजिए। प्रारंभ में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, नहीं, गलत है ये। क्या थी? राजगृह इसकी राजधानी थी प्रारंभ में, राजगृह। कब से कब तक? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी ईसा पूर्व तक, 4th सेंचुरी ईसा पूर्व तक थी इसकी राजधानी।
आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है चंद्रगुप्त मसीहा के शुरुआती शासकों में से एक थे जिन्होंने 6 ईसा पूर्व में शासन किया। नहीं, मगधी, मगध, मगध के, मगध नहीं, चंद्रगुप्त ने 6 ईसा पूर्व में नहीं किया था। इसने 340 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और ये राजा कब बना था? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा बना था। कहाँ का राजा? मगध का राजा। और किसको मारकर बना था? धनानंद को मारकर। आगे देखो, 6 ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ये भी ठीक है। अशोक मौर्य वंश का संस्थापक था। नहीं भाई, मौर्य वंश का संस्थापक नहीं था। मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य। अशोक जो था इस वंश का एक राजा था। अशोक राजा था और ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए, है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? और अकबर ने कई बार इस जगह की यात्रा की थी। तो ये क्या है भाई? ये देखो, तो इसका आंसर जो है आपका, एक सेकंड, शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह बेसिकली अजमेर में है। ये दोनों का ही आंसर क्या है? अजमेर। अजमेर में बहुत बार गया था अकबर, कई बार यात्रा की थी। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, चिश्ती एक अफगानिस्तान में जगह है, उस अफगानिस्तान में जगह के नाम पर ही इनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के टूटने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश कपास का स्रोत बना था? तो वो भारत बना था। ये आप देखते हो, दक्कन में, दक्कन का पठार जो था वहां पर कपास उगाया जाता था और उस कपास को उगाने के पीछे जो चीजें थी उन चीजों की बात करता है ये युद्ध जो हुआ था वहां पर। उसके बाद भारत में से ले जाया जाता था चीजों को, तो वो ये। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्या करना है हमें? सुमेलित करना है, मैच करना है सही से। मैच करो जरा ध्यान से कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने क्या किया था। ऑप्शंस हैं आपके पास, ये रहा A B C। तो आपका आंसर है A का 3, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, A का 3। और B का 4, इसने क्या किया है? प्रशांत की नीति बनाई थी। और C का 1, फ्रांसिस बुकानन क्या थे? प्रेक्षण करना था। डेविड रिकार्डो क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो ये सारी चीजें अभी मैच कर लेना आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बिहार, तो बिहार याद रखना, कुंवर सिंह थे। और नाना साहेब कहां से थे? नाना साहेब थे कानपुर से। और बिरजिस कादिर कहां से थे? लखनऊ से। लखनऊ। इनकी माता थी बेगम हजरत महल, हजरत, ये याद रखना है। मौलवी अहमदुल्ला कहां से थे? फैजाबाद, जो कि अयोध्या भी बोलते हैं इसको, अयोध्या। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वही डैश एक राशि और आकलन किया गया था। तो ये है भाई जामा और हासिल। जामा और हासिल जो था मुगल राजाओं द्वारा एक रूप में भू राजस्व के रूप में एकत्र की जाती थी, जमा और हासिल। तो उसको बोला जाता था टैक्स। जमा करता सुना है ना, जो टैक्स जमा करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसको जमा करता बोला जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की और साम्राज्य को किलेबंद से बहुत प्रभावित हुए? तो वो थे भाई अब्दुल रज्जाक। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि अब्दुल रज्जाक ने कहाँ की यात्रा की थी? उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब थोड़ी विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। इसने की थी 1336 ईस्वी में। और 1336 ईस्वी से 3 साल पहले 1333 ईस्वी में नॉर्थ भारत में जो देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसी साल आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है भाई। अगला देखो, कॉलिन मैकेंजी, अब्दुल रज्जाक, डोमियो पेस। तो आंसर हमारा क्या है? अब्दुल रज्जाक। कॉलिन मैकेंजी क्यों फेमस था भाई? क्योंकि ये सर्वेयर जनरल था, सर्वे करता था। दौरतो बरबोसा ने भी क्या किया है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बातें बताई थी हमें।
अब है अबुल फजल, अबुल फजल भी बोल सकते हो। तो ये अकबर के दरबार में क्या था, एक इतिहासकार हुआ करता था, अबुल फजल, फाजी भी बोलते हैं उसको दूसरे नाम से। अब है दिए गए विकल्पों में दशहरा उत्सव। तो दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता था भाई, महानवी डिब्बा के ऊपर। महानवी डिब्बा जो था एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो कि हमें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। और अभी फिर से एक बात बता दूं आपको कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए सीधे सिंपल तरीके से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको सिंपल पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहें और रिवाइज करना चाहें एग्जाम से पहले तो वहां से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ब्रांच ऑफ ऑरा। और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑरा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके की बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे आने वाले दिनों में सीयूईटी की भी प्रिपरेशन चल रही है तो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों को परिभाषित करने का कार्य कठिन क्यों था। देखो अल्पसंख्यक कौन होते हैं, ये जो था बहुत मतलब डिफरेंट परिभाषा था जिसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल वाला काम था। तो उनकी जो मांग थी वो बहुत अलग अलग थी, इसलिए तो आंसर क्या है हमारा, आंसर ए है क कि अलग अलग मांगे थी इसलिए ऐसा हो रहा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, ये अच्छे से पढ़ लेना। एल बिन बूता नहीं है, ये है इब्न बतूता। क्या है भाई, इब्न बतूता, याद रखना। तो इब्न बतूता का क्वेश्चन है ये कि उसने क्या लिखा था भाई, पुस्तक की तुलना में यात्रा के माध्यम से ज़्यादा हमें किसी भी यात्रा के द्वारा हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। सम्मानित किया गया था उसे, उसने रेहला नामक कौन सी पुस्तक लिखी है, रेहला नामक पुस्तक लिखी है उसने। तो वो कौन है भाई, वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता आए कब थे, 1333 ईस्वी में। कहाँ आए थे, भारत आए थे। और कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। ठीक है, आगे देखो। गांधी ने कौन सा सत्याग्रह में किसानों के लिए करों की छूट मांग की थी, तो खेड़ा सत्याग्रह। गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था भाई चंपारण, दूसरा था खेड़ा और तीसरा था, थर्ड जो था इनका वो था अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए किया था उन्होंने। अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए आंदोलन किया था, मिल वर्कर्स जो थे उनके लिए आंदोलन किया था। और ये रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट सत्याग्रह था, ये 1919 में होता है। नमक सत्याग्रह 1929-30 के आसपास ये करते हैं नमक सत्याग्रह। अगला है भाई 6 प्रश्न है 3 अंकों वाले। तो हड़प्पा के दफन स्थलों की कोई 3 विशेषताएं बताएं। मतलब हड़प्पा शहर में जो दफन किए जाते थे, दफनाए जाते थे, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो ध्यान से देखोगे भाई, हड़प्पा में दफन स्थल इतने विस्तृत नहीं थे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे जिनको आप अच्छे से देख सको, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें गड्ढों में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था, गड्ढों में, जिसे मेगालिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मेगालिथ। बहुत बड़े बड़े पत्थर में, मेगालिथ बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बना के उनको दफनाया जाता है। ईंटों से ढके खोखले स्थान होते थे, उन पर भी रखा जाता था। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने शायद मृत्यु के बाद जीवन का संकेत देता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई वहां के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, ऐसा भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। हड़प्पा की बस्तियों में प्रयुक्त महान स्नानागार की विशेषता। जो महान स्नानागार था, ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, उसकी क्या विशेषता थी वो आप ध्यान से देखोगे। तो हड़प्पा की बस्तियों में जो ग्रेट बाथ हड़प्पा में मिला था ये, और वो भी कहाँ मिला था, वो मिला था हमें दुर्ग में। ध्यान से देखना, ग्रेट बाथ जो था वो कहाँ मिला था, दुर्ग में। शहर जो थे 2 भागों में बटे हुए थे, एक निचला शहर और एक दूसरा जो था वो दुर्ग था। दुर्ग की विशेषताएं पूछ लेता है भाई, दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं और निचले शहर की विशेषताएं क्या है। निचले शहर में आम जनता रहती थी। दुर्ग जो था आकार में छोटा था, आकार में कैसा था भाई, छोटा था। और ये निचला शहर जो था आकार में बड़ा था। अब ग्रेट बाथ जो है, आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक सा बना हुआ था, चारों तरफ से गलियारे से घिरा था। टैंक में जाने वाले उत्तर और दक्षिण पर सीढ़ियां थी, जिन्हें किनारों पर ईंटों को स्थापित करके जिप्सम और मोर्टार का उपयोग करके उन्हें जल रोधी बनाया गया था। मतलब इससे जल बाहर नहीं निकलता था, इस तरीके का ये स्विमिंग पूल टाइप बनाया गया था। 3 तरफ कमरे बसे हुए थे और जिनमें से एक बड़ा कुआं था।
टैंक का पानी एक विशाल नाले में बह जाता था और पता भी नहीं चलता था कि कहाँ जा रहा है। तो इतना अच्छा नाली की व्यवस्था थी, याद रखना। अब है 8 बाथरूम के साथ। अब वहां से जैसे ही निकलते हैं तो एक गलियारी में 4 इधर 4 इधर इस तरह से बाथरूम भी बने हुए थे अलग अलग। ऐसा माना जाता है कि ये बाथरूम जो थे वो पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता था। अब अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को समझने में शिलालेख, जो शिलालेख मिलते हैं, जैसे उसने बनवाए थे बहुत सारे शिलालेख अशोक ने, तो उन को किस तरह से समालोचनात्मक तरीकों से, सीमाएं क्या है, कितनी मुश्किल आती है उसको समझने में, वो चीजें पढ़ना है, इसमें लिखना है। तो उसको डिक्रिप्ट करना, मतलब उस जो लिखा हुआ है उसको समझ पाना मुश्किल वाला काम होता है। अब व्यक्तियों के दृष्टिकोण को प्रोजेक्ट करती है, जिसमें कमीशन किया था, भाई क्या किया था, क्या काम किया था, कैसी कृषि पद्धति थी, वो रहते कैसे थे, सुख दुख के बारे में शिलालेखों पर उल्लेखित नहीं मिलता है। बस शिलालेखों पर क्या मिलता है भाई, कि राजा कौन था, किस प्रकार से ये सरवाइव करते थे, वो सारी चीजें आपको शिलालेखों पर लिखा हुआ मिलता है। ज्यादा डिटेल में हमें सारी चीजें नहीं मिल पाती है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से ही खत्म करने वाले हैं। भारत में 14वीं शताब्दी में संचार प्रणाली आश्चर्यचकित करता है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 24। 14वीं शताब्दी के दौरान संचार में अनूठी प्रणाली थी, इब्न बतूता ने ऐसा बताया था। तो इब्न बतूता ने डाक प्रणाली, देखो ये पहला है पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है इसमें। आप तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हो और अच्छे से वहां पर लिख के आते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ध्यान से पढ़ लेना, पीडीएफ से आप निकाल लेना या फिर रोक के आपको इसको रीड करना है। अगला है विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित अमरनायक। भाई अमरनायक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, तो इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लो कि अमरनायक प्रणाली थी क्या और ये कैसे एकता प्रणाली से मिलती जुलती थी। जो आपका ये है दक्षिण उत्तर भारत में चल रहा था सल्तनत पीरियड। कौन सा पीरियड? सल्तनत पीरियड। तो उस समय सल्तनत पीरियड में क्या था भाई, कि उत्तर भारत में एक एकता प्रणाली था, उस एकता प्रणाली से मिलता जुलता था। अमर कस्ती सैन्य कमांडर हुआ करता था। अमर नायक जो था, प्रणाली की मुख्य विशेषताएं थी भाई, राय जो थे राजाओं को बोला जाता था, राजाओं या फिर इनको नरपति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? नरपति। नरपति मतलब लोगों के चहीते, या फिर एक होता था गजपति। गजपति किसे कहा जाता था भाई? उड़ीसा के राजाओं को, कलिंग जो है उड़ीसा के राजाओं को बोला जाता था गजपति। वहीं पर दक्कन के राजाओं को बोला जाता था अश्वपति। दक्कन के राजा जो थे, सुल्तान जो थे, उनको अश्वपति कहा जाता था। ये भी आप लिख सकते हो। अब अमर नायक जो है श्रद्धांजलि भेजते थे, मतलब टैक्स भेजा करते थे। इनके पास एक टुकड़ियां होती थी, युद्ध बल प्रदान करते थे, युद्ध लड़ने में मदद करते थे। और राजस्व का उपयोग क्या किया जाता था? मंदिरों में, सिंचाई कार्यों में, रख रखाव में, डिफरेंट तरीके से इनका प्रयोग किया जाता। आगे है भाई, शाही दरबार में उपस्थित होते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा महानवमी डिब्बा था, महानवमी डिब्बे पर जब भी उसके टाइम दशहरा के टाइम पे कोई भी कार्यक्रम होता था तो उस कार्यक्रम में ये आकर भेंट प्रोवाइड करते थे। किसको? राय को। राय जो होते थे राजा होते थे। अब वर्धमान, ये याद रखना भाई, वर्धमान हमने पढ़ा है, नीलामी में अजीब मोड़ था। इसे 1797 में बड़ी सार्वजनिक घटना माना जाता है। कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कैसे नीलामी में जो वहां के राजा होते थे वो इधर उधर किया करते थे। नीलामी के टाइम पर अपने ही किसी न किसी को बिठा दिया करते थे और वापस से खुद ही खरीद लेते थे और पैसे भी देने ही देते थे, वो सारी चीजें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व तय किया था जो भारत में अपने क्षेत्रों पर प्रत्येक जमींदार को भुगतान करना पड़ता था। लेकिन जो लोग राजस्व भुगतान करने में विफल रहते थे उनकी संपदा की नीलामी कर दी जाती थी। तो वर्धमान जो था वो विफल रहा था, नहीं दे पाया था, तो उनकी संपदा की नीलामी के लिए रखा गया था। तो नीलामी के टाइम में कई खरीदार आए और उनमें से ज्यादा खरीदार किसके थे? यही वर्धमान के राजा ही थे, राजा के ही लोग थे। कोई गरीब मतलब नौकर को लगा दिया, इस तरीके से नौकर कुछ भी बिठा दिया वहां पर नीलामी में, और उन्होंने क्या किया? उच्चतम बोली लगा दिया और बेच दिया गया। लेकिन कलेक्टर ने जल्द ही कहानी में एक अजीब मोड़ देखा कि जो भी लोग थे वहां पर खरीदार राजा के नौकर थे, एजेंट थे, जिन्होंने अपने मालिक की ही जमीन खरीदी और बाद में क्या हुआ? बिना पैसे के ही नीलामी खत्म हो गई। तो इस तरीके से पता चला कि 95% जो था वो बिक्री बस काल्पनिक थी। हाँ, बिक्री हो गई लेकिन एक्चुअल में वो बिक्री हुई नहीं थी।
राजा की जागीरें सार्वजनिक रूप से बेची गई थी, लेकिन एक्चुअल में वो जमीन नियंत्रण में किसके था? उसी जमींदार के नियंत्रण में। इसीलिए वर्धमान के राजा की संपत्ति की नीलामी जो था एक अजीब मोड़ ले लेता है। आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है, बेहतर सफेद अधिकारी, मतलब वही ब्रिटिशर्स अधिकारियों की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, उसकी बात कर रहे हैं। सिपाहियों के रिश्ते 1857 के विद्रोह के पहले वर्षों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे और सिपाही थे भारत के, उनके रिश्तों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। वो क्या था? एक दिन हमारे मुंह में गिर आएगी, मतलब एक चेरी जैसा है। इसने क्या कहा था? ये क्वेश्चन है, ये बोला था भाई अवध जो है एक चेरी जैसा है, चेरी जानते हो वो एक फल होता है, वो उसके जैसा है और एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिर जाएगी, उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है अलग अलग, इन दोनों को ही हम आंसर करने की कोशिश करते हैं और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं ब्रांच ऑफ और पे जाकर। हमारे जितने भी डिफरेंट चैनल्स हैं आप उसमें क्लास 12 वाले में जुड़ जाएं और वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अपने श्रेष्ठ श्वेत अधिकारियों के साथ सिपाहियों के संबंध 1857 के पहले वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव लेता है और 1820 के दशक में श्वेत अधिकारियों ने सिपाहियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एक बिंदु बनाया और अपनी फुर्सत गतिविधियां भाग लेते थे, उनसे कुश्ती करते थे, उनके साथ बाढ़ लगाते थे और उनके फेरी लगाते थे। उनसे कई हिंदुस्तान में धारा प्रवाह था, देश के रीति रिवाजों में संस्कृति से परिचित थे। वे अधिकारी अनुशासनवादी थे और पिता की आकृति में एक लुढ़की हुई थी। 1840 के दशक में बात करें तो यह बदलना शुरू हो गया। अधिकारियां श्रेष्ठता की भावना से विकसित होने लगे, सिपाहियों से अलग नस्लीय अंदरूनी भेदभाव इलाज शुरू कर दिया, उनकी संवेदना पर उनके साथ भेदभाव के तरीके से रहने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे, शारीरिक हिंसा मारपीट करने लगे और सिपाही और अधिकारी के बीच दूरी बढ़ने लग जाती है। और इसी की वजह से क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। विश्वास को संदेश से बदल दिया गया था और कारतूस के बारे में सिपाहियों के आंसू और छुट्टी के बारे में उनकी शिकायतें, उनके श्वेत अधिकारियों की ओर से बड़े दुर्व्यवहार और नस्लीय दुर्व्यवहार के बारे में उनकी शिकायत की गांव वापस भेज दिया गया था। तो इस तरीके से दोनों के बीच ज्यादा तालमेल नहीं बैठ पाता था, जिसकी वजह से आपस में ये लड़ते रहते थे। और इसने क्या किया? 1857 की क्रांति को एक आजादी की क्रांति में परिवर्तन ला दिया। अब है भाई गवर्नर जनरल डलहौजी, देहौजी नहीं है, डलहौजी है, डलहौजी ने भाई किस तरह से अवध के राजा को चेरी के रूप में वर्णित किया कि एक दिन हमारे मुंह में ही गिरकर आएगा। चेरी अंग्रेज के मुंह में गिरने वाली घटना की श्रृंखला 1856 में जब अवध के राजा को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया और विजय चरणों में हुई। 1801 में देखो सहायक गठबंधन किया था किसने? अवध ने। इसका मतलब ये था कि जो अवध था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था, टैक्स जमा करता था, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था। 1856 में डलहौजी ने क्या किया? इस अवध को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां के राजा को हटा दिया। तो सैनिकों को तैनात करने के ब्रिटिश निवासी की सलाह अनुसार कार्य करने की अनुमति मिलती थी गठबंधन में, लेकिन अपने सशस्त्र बलों से वंचित नवाब राज्य के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर तेजी से निर्भर हो गए। नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया? वाजिद अली शाह इनका नाम था, दलील पर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था। इस क्षेत्र को कुशासित किया जा रहा था। बेसिकली क्या था, ये जो नवाब अली शाह हैं, इन्हें क्या किया गया? उनके पद से हटा दिया गया और पद से हटाने के बाद वहां पर जो अवध था उसको कंट्रोल में ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी वजह से ये पूरा कंट्रोल में आ गया अंग्रेजों के। और वहां पर जब ये छोड़कर जा रहे थे तो इनके साथ वहां की पूरी जनता जाती है। वहां पर क्या जाती है? उनकी जो पूरी जनता होती है इनके साथ साथ चलकर बहुत दूर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है भाई 8 नंबर के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आपको देखना है। देखो क्वेश्चन कहता है, महाभारत प्रारंभिक साम्राज्यों में सामाजिक प्रथाओं और मानदंडों का अध्ययन करके इतिहासकारों के लिए उपलब्ध अमूल्य स्रोत है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब महाभारत में जो चीजें मिली हैं, क्वेश्चन में देख रहे हो कितने टिपिकल वर्ड्स यूज करते हैं भाई, तो आपको ध्यान से इनको समझना होगा और आप अगर नहीं समझोगे तो आंसर कर पाना बहुत मुश्किल वाला काम।
तो ये कहना चाह रहा है कि महाभारत को उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते समय किन तत्वों पर विचार करते हैं, इसे महाभारत के पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जो महाभारत वाला पाठ आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको इस बता देना है, पॉइंट वाइज बताओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो महाभारत क्या है? इतिहासकारों के लिए प्रारंभिक समाज, जो शुरुआती समाज था उसमें प्रथाएं जो थी या फिर मानदंड, रहने सहने का तरीका था, उन तरीकों के बारे में बताता है। महाभारत एक गतिशील काव्य है, मतलब महाभारत में जो आप एक देखते हो भगवत गीता, भगवत गीता क्या है? एक गतिशील काव्य है। वो आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है, और आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी वो उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ध्यान से देखो, इसकी भाषा से इसका विकास बाधित नहीं हुआ, मतलब ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था तो इससे बाधित ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। समय जैसा भी चलता जा रहा है ये हर समय में उपयोगी माना गया है। सदियों से यह दुनिया की कई भाषाओं में लिखा जाता रहा है। इसका जो महाभारत है, इस महाभारत का कई बार ट्रांसलेशन भी किया गया है, बहुत बार ट्रांसलेशन किया गया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया जाता रहा है। इसमें कई कहानियों को शामिल किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हुई है। महाकाव्य की मुख्य कहानी को अक्सर अलग अलग तरीकों से दोहराया जाता है। इस पाठ के कई प्रकरणों, अब देखो ध्यान से, ये वर्ड्स जो है थोड़े मुश्किल मुश्किल वाले हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला है तो आपको इसको लिखना होगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा कर सकते हो कि महाकाव्य में बहुत अलग अलग तरीके से चीजों को दोहराया जाता है, अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा गया है। यहाँ पर नाटक है, नृत्य है, कथा है, और भी अलग अलग चीजों की एक पूरी श्रृंखला बनाई गई है जिसमें आपको पूरे महाभारत की कहानी का पता चलता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक, इसको भी आप पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन साक्ष्य, अब ये देखो मुगल वाला क्वेश्चन आ गया। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व किस प्रकार से एकत्रित किया जाता था, उस प्रणाली की व्याख्या कीजिए। या फिर मुगल जो था वो कृषि समाज था, इसकी व्याख्या करने की बात कर रहा है। तो मुगल जो था एक कृषि समाज था, बिल्कुल सही है, और इसके बारे में उसने फ्रांसिस बर्नियर ने भी बहुत डिटेल में बताया है। उसके अलावा अबुल फजल ने अपनी बुक में आईने अकबरी की जो पूरी सीरीज है उसमें पूरी डिटेल में बताया है, तो आप इसको रीड कर लोगे। भू राजस्व व्यवस्था 2 चरण शामिल था। पहला क्या होता था? मूल्यांकन होता था, और वहां पर वास्तविक संग्रह होता था। तो इसको बोलते थे जमा, और जो हासिल होता था बाद में उसको हासिल बोला जाता था। हासिल मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वास्तविक संग्रह क्या था उसको हासिल बोला जाता था। जमा वह राशि थी जिसका मूल्यांकन किया गया था, हासिल उसके विपरीत एकत्र की गई राशि को बोला जाता था। राजस्व कलेक्टर को निर्देश दिया जाता था कि वह किसानों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान करने के लिए विकल्प दें। राजस्व तय करते समय राज्य का प्रयास अपने दावों को अधिकतम करना था, मतलब जितने भी ज्यादा से ज्यादा कर वसूला जा सके वो हमेशा से राजा का प्रयास रहता था, राज्य का प्रयास रहता था। राजस्व कलेक्टर का जो था वो भी यही काम हुआ करता था। प्रत्येक प्रांत में खेती होती थी, खेती योग्य भूमि थे, दोनों को मापा गया था। अकबर के शासन के दौरान ऐसी भूमि समुच्चय को संकलित किया गया था, मतलब ऐसी भूमियों को नाप कर अच्छे से चेक किया जाता था कि भाई कितने टैक्स आ सकता है। औरंगजेब ने अपने राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक गांव में कल्टीवेटर्स की संख्या का वार्षिक रिकॉर्ड तैयार करने, मतलब जो कल्टीवेटर्स हैं, कल्टीवेटर्स जो खेती कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा था, और उनसे सफलतापूर्वक मापा नहीं गया था, पूरी तरह से वो माप नहीं पाए थे। तो ये था भाई, इसको अच्छे से लिख लेना। अब है मुगल कृषि समाज में जमींदार की क्या स्थिति थी। तो जमींदारों की स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रामीण समाज में अपनी श्रेष्ठ स्थिति थी, इनकी सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार का आनंद लेते थे, मतलब इनके पास बहुत सारे अधिकार थे और उन अधिकारों का ये फायदा उठाते थे। जाति एक कारक था, मतलब जाति भी बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, आज से पुराने टाइम में भी। जमींदार की उच्च स्थिति के लिए जिम्मेदार था। एक अन्य कारक था कि उन्होंने राज्य के लिए कुछ सेवाएं, खिदमत की है, मतलब राज्य जो था, जो भी स्टेट है उसको क्या करते थे, ये कुछ ना कुछ प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, आपको पेशेंस से देखना होगा, क्योंकि आप अगर नंबर चाहते हो तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पॉज कर करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो, जमींदार जो थे भूमि की मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत मतलब इतनी संपत्ति है उसके अधिकारी हैं।
दूधिया भूमि पर जमींदार के निजी उपयोग के लिए खेती की जाती थी। अक्सर किराए पर दास्ता वाले श्रम की मदद से लिया जाता था, मतलब जो किराया है या फिर दास्ता है, जो मजदूर थे उन मजदूरों की मदद से इन जमीनों पर खेती करवाया जाता था। वसीयत कर सकते थे, वसीयत मतलब अपनी अगली पीढ़ी में या फिर गिरवी रख सकते थे, इस तरीके से चलता था। सैन्य संसाधन पर नियंत्रण था। अधिकांश जमींदार के पास किले या फिर किलाचा के साथ एक सशस्त्र टुकड़ी, मतलब एक सैनिक होता था, सेना होता था, घुड़सवार सेना और उसके अलावा पैदल चलने वाली सेना इकाइयां होती थी। समकालीन दस्तावेजों से एक आभास होता है कि विजय कुछ जमींदारों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकती है। जो इनको जो विजय मिलता है, जो ये जीत हासिल करते हैं, उस पर क्या था भाई, जमींदारों के स्रोत होता था। एक शक्तिशाली सैन्य सरदार द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना अक्सर एक जमींदारी का विस्तार करने का तरीका था। एक सैन्य जो होता था उसको किस तरह से जमींदार हटा देते थे, उन चीजों की ये बात करता है। जमींदारों की प्रक्रियाओं को स्रोतों में परिलिखित किया गया है। जो जमींदार काम करते थे उन कामों को इन स्रोतों में लिखा गया है कि किस तरह से काम किया जाता था। ऐसी प्रक्रियाएं थी जो शायद अपेक्षाकृत निचली जातियों से संबंधित होती थी। जमींदारों के पद में प्रवेश करने की अनुमति देती थी, क्योंकि इस अवधि में जमींदार को काफी तेजी से खरीदा और बेचा जाता था। जमीनों को ज्यादा से ज्यादा खरीद कर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। कैसे? तो देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास शुरू किया गया था, जब भारत में कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आता है और उसने क्या किया, गांधी ने तीसरा बड़ा आंदोलन किया, भारत छोड़ो अभियान शुरू करने में फैसला लिया, जो अगस्त 1942 में शुरू किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, जिसके दायरे में सैकड़ों और हजारों आम भारतीयों ने हिस्सा लिया। उदाहरण के लिए इसने विशेष रूप से युवाओं में ऊर्जा भर दी। आगे है, आंदोलन के आयोजन के दौरान गांधी ने तुरंत जेल में डाल दिया गया था। मतलब जैसे ही इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तुरंत ही इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन युवा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में हड़तालें की, तोड़फोड़ की, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जैसे कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे जो भूमिगत प्रतिरोध में सक्रिय थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकारियों की घोषणा की गई। स्वतंत्र सरकार बना दिए कि भाई हमें इस सरकार का बात नहीं मानना है, हमें अलग से सरकार बनानी है और उन्हीं सरकार के द्वारा चीजों को आगे चलाया जाएगा। सरकारी इमारतों तथा औपनिवेशिक सत्ता के किसी अन्य दृश्य प्रतीक हमले आयोजित किए गए थे और देश भर की महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एकता और भाईचारे की एक महान भावना उभरी। अब अगर आगे बात करें, निजी पत्र और आत्मकथाएं कैसे हमें मदद करती हैं कि क्या क्या हुआ, विचारधारा क्या थी उस समय, तो ये देखो भाई, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो कि कैसे उस समय की जो विचारधाराएं थी वो एक दूसरे को लेटर लिखकर बताया जाता था। उन लेखा जोखा जो अतीत का लेखा जोखा रखते थे, समृद्ध कहानियां थी, आत्मकथाएं थी, वृत्तांत था। ये पूरा पीडीएफ आप अच्छे से ले लो, उस पे ग्रुप पे चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप इसको अच्छे से रीड करो और इनके आंसर्स जो है आप अच्छे से लिख पाओगे। अब है स्रोत आधारित, जो आपको ये व्याख्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक से आपको इसको पढ़ना है और इनके आंसर्स करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन ऐसे ही हैं, स्रोत आधारित क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन पेपर आएगा, उनको भी आप अच्छे से कर लोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, वहां से आप इसको कर पाओगे। अब अगला है मानचित्र है। मानचित्र में देखो, जैसे कालीबंगान, कालीबातान नहीं, कालीबंगान है ये, कालीबंगान ये कहाँ था भाई, उसको आप लगा सकते हो, कालीबंगान, ठीक है। आगरा बाबर, अकबर और औरंगजेब के अधीन एक क्षेत्र जो है आगरा आप लगा दोगे, कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में इस तरफ के आसपास है। सांची एक बौद्ध स्थल, सांची कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में है, वो लगा दोगे। अजंता एक बौद्ध स्थल, अजंता कहाँ है भाई,
महाराष्ट्र में है वो लगा दोगे आप। इसी रूपरेखा मतलब ये सारी चीजें हैं। अब इसने पूछा है ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये बिहार का क्षेत्र है भाई, बिहार का लगा दोगे आप। ये वाला क्षेत्र पूछा है तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये है भाई पंजाब का क्षेत्र, पंजाब लगा दोगे आप, जो विभाजन हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो अच्छे से। अमृतसर है भाई, आगरा है, चंपारण है बिहार में, फिर सांची आपका मध्य प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र में है, कालीबंगान राजस्थान में है। तो इस तरीके से आप ये सारा लगा सकते हो। और ये मैप आपका कंप्लीट हुआ, ये सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से कर लो, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन सभी चैनल मतलब इन सभी वीडियोस को आपको वीडियो चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, हमने कई क्विज भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो हमारे ऑरा एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हिस्ट्री के क्विज प्रोवाइड किया हुआ है। आप अगर उसको अटेम्प्ट कर लेते हो तो उससे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में। तो जल्दी से जाओ आप ऑरा एकेडमी के ब्रांच ऑफ ऑरा सर्च करके, या फिर इस क्यूआर को सर्च कर सकते हो, ये एंड में एक और क्यूआर है, आप इसको सर्च कर लो और ऑरा एकेडमी से जुड़ जाओ। वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस के आंसर्स करो जो एग्जाम में आने वाले हैं, वहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।